गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो सोइल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो अपन ने देख ली थी, और उसमें जो एफिशिएंसीज वगैरह थी, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट वगैरह, ये सब सारी एफिशिएंसीज जो अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे कैनाल डिज़ाइन के बारे में। सेकेंड यूनिट में कैनाल डिज़ाइन है, इस कैनाल डिज़ाइन को देखते हैं। कैनाल डिज़ाइन में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैनाल होती क्या है। कैनाल होती क्या है? कैनाल आपके आसपास या कहीं पे भी जो ब्रिज है या फिर डैम है, उस डैम के साइड में क्या होती है, छोटी छोटी कैनाल जो है, एक पहले मेन कैनाल निकल जाएगी। जो मेन कैनाल क्या होती है, पानी की उसमें क्या होता है, पानी अपन क्या करते हैं, इरिगेशन लैंड पे सप्लाई करने के लिए निकालते हैं। जैसे कि ये कोई डैम हो गया मेरे पास, ठीक है, ये कोई डैम हो गया। इस डैम से यहाँ से कैनाल निकलेगी। जब ये कैनाल निकलेगी तो सीधा सीधा चल जाएगी। अब इस कैनाल से फिर ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटेड कैनाल बन जाती है, वो सारी सब जगह फील्ड में चली जाती है। इस तरीके से जो है, इसमें क्या होता है, जब ये पानी फुल हो जाता है, तब बारिश के दौरान पानी फुल हो जाता है, धीरे धीरे जब पानी की इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत अगर इससे करनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ से गेट खोलेंगे तो ये जो पानी है यहाँ से आते हुए फील्ड में चला जाएगा। तो ये कैनाल होते हैं। ये अपन जिस पाथ के थ्रू अपन फील्ड में इरिगेशन करवाते हैं उसे अपन कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैनाल दो प्रकार की होती है। कैनाल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लाइन कैनाल और दूसरी होती है अनलाइन कैनाल। अब लाइन कैनाल क्या होती है और अनलाइन कैनाल क्या होती है? मतलब कि जब भी अपन कोई कैनाल होती है, कैनाल का जो बेस होता है, कैनाल का जो बेस होता है, उस पर जब अपन ऐसे अपन उस बेस खोद के बनाते हैं, नॉर्मली अपन उसको ऐसे बनाते हैं, तो इस तरीके से कैनाल बनती है, इस तरीके से मानते है ना। तो क्या होगा, मतलब उसमें कोई अपन उसमें ईंट वगैरह नहीं लग रही थी, तो नॉर्मली अपन किसी अर्थ को उसमें डिचेस करके अपन बनाते हैं, उसमें से पानी सीधा सीधा चल जाएगा। उससे अपन क्या बोलेंगे, अनलाइन कैनाल, यानी कि उसको अर्थन कैनाल भी कह सकते हैं। अर्थन कैनाल भी कह सकते हैं। जब वो काफ़ी टाइम पहले बनती थी, अभी भी है कुछ कुछ जगह, लेकिन काफ़ी टाइम पहले वैसे ही अनलाइन कैनाल होती है। जैसे कि आपने देखा हो खेतों में छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, उस तरीके से बड़ी कैनाल होती थी, उसको अनलाइन कैनाल कहते हैं, ठीक है। और एक होती है लाइन कैनाल। अब जब इस पे अपन क्या करेंगे, लाइनिंग, इसकी लाइनिंग या फिर ब्रिक स्टोन या फिर प्लास्टर की, है ना, या फिर प्लास्टर की, ब्रिक स्टोन प्लास्टर, या फिर अपन ब्रिक की स्टोन की कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन कैनाल। तो इस लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल में क्या डिफरेंस है? यानी कि अनलाइन कैनाल होती है, उसमें जो अपने वाटर लॉसेस होते हैं, जो वाटर लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो किस कंपैरिजन में होंगे, जैसे कि अगर कोई क्ले सोयल है, क्ले सोयल पे अपन अगर अनलाइन कैनाल अगर बना लेते हैं तो वहाँ पे वाटर लॉसेस कंपैरेटिवली कोर्स सोयल में अपन अगर जो कैनाल बनाते हैं उसमें वाटर लॉसेस कम होंगे। किसमें? क्ले सोयल में अगर अपन कैनाल बनाते हैं वहाँ वाटर लॉसेस कम होंगे, जबकि कोर्स सोयल में अपन कैनाल बनाएंगे वहाँ वाटर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो अपन ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो क्ले सोयल हो, उसी में अपन कैनाल बनाए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और लाइन कैनाल में क्या होगा कि लाइन कैनाल में अपन क्या करेंगे कि उसमें एक तो क्या करेंगे, ब्रिक मेजरमेंट करके उसकी लाइन कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या कर देंगे, ब्रिक मेजरमेंट करने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे, या फिर कॉन्क्रीटिंग कर देंगे, कॉन्क्रीटिंग की लाइन कैनाल बना देंगे, या फिर अपन नॉर्मली अपन उस पर क्या कर देंगे, सीमेंटिंग कर देंगे। और क्या हो सकता है, और अलग अलग मटेरियल है जो आसपास हो गया, ये आसपास वगैरह, उनकी अपन क्या कर देंगे, लाइनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉसेस कम हो और अपने को जो वाटर एफिशिएंसी है वो हाई प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। आई बात समझ? तो अपन इसको डिजाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब डिजाइन कैसे करेंगे अपन इसको, तो डिजाइन ऑफ द अर्थ कैनाल। तो सबसे पहले अपन अर्थन कैनाल के बारे में देखते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं। तो नॉर्मली इसमें सबसे पहले कैनेडी जो थे, उन्होंने इसको बताया कि अर्थन कैनाल क्या होता है, इसके डिजाइन के बारे में बताया। इन्होंने फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड बाय कैनेडी इन द अपर वारी डोमेन,
बार जो सिस्टम हुआ करता था उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसमें मिला उनको कि he concluded that silt supporting power of channel depend upon generation eddies from the base of channel। मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो चैनल होता है तो जो सिल्ट होती है, सिल्ट सस्पेंशन में कैसे रहेगी। अब जब मैं कह रहा हूँ सिल्ट अगर नीचे आएगी तो सिल्ट अगर यहाँ जमा हो जाती है तो क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके ये भराव हो जाएगा, है ना, भराव हो जाएगा तो जो है सिल्ट क्या करेगी, एक जगह जम जाएगी तो पानी का जो डिस्चार्ज लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो इसलिए दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कंक्लूजन निकाला अपर बारी डोम को देख के, उन्होंने बोला कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, यानी कि ये सिल्ट है, ये जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है ये इसको कहाँ से मिलता है, मतलब इसकी वेट के कारण तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये सिल्ट सपोर्टिंग पावर है ये एडीज जनरेट होने के कारण इसको मिलता है। जो ये एडीज है, एडीज जब इसके साथ जनरेट होगी तो उस एडीज के कारण क्या होगा, जो पार्टिकल है उसके ऊपर की डायरेक्शन इसको फोर्स लगेगा, उसके वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये सस्पेंशन में रहेगा, है ना, ना तो नीचे जाएगा ज़्यादा और ना ही ऊपर जाएगा ज़्यादा, यानी कि सस्पेंशन में बीच बीच में घूमता रहेगा। इसलिए इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ चैनल डिपेंड अपॉन जनरेशन एडीज फ्रॉम द बेस ऑफ चैनल। और सिल्ट सपोर्टिंग पावर होता है, सिल्ट का सपोर्टिंग पावर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एडीज जो जनरेट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, और वो होता है बेस ऑफ द चैनल, चैनल के बेस पे डिपेंड करते हैं एडीज। ज़्यादा अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एडीज ज़्यादा जनरेट होंगे, फ्रिक्शन कम होगा तो एडीज कम जनरेट होंगे। आई बात समझ में, इस तरीके से। तो ये एडीज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, एडीज किसके कारण जनरेट होते हैं, फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो एडीज ज़्यादा जनरेट होंगे, कम है तो कम जनरेट होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब फिर आता है रेजिम चैनल। रेजिम चैनल क्या होता है कि फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। रेजिम चैनल एक ऐसा चैनल होता है जो मतलब फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। अब ये सिल्टिंग एंड स्कोरिंग होता क्या है, सिल्टिंग का मतलब कि किन्हीं पार्टिकल का जो है वो जमा होना है, इकट्ठा होना। जैसे कोई पार्टिकल है किसी चैनल में, वो पार्टिकल किसी जगह पे जमा हो रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सिल्टिंग। और स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, स्कोरिंग का मतलब होता है कि अपन किस जो पार्टिकल होंगे सोइल के इसके अंदर वो क्या करेंगे, इसको जो है इरोड करेंगे, उसको खुरचेंगे, जो मतलब सरफेस होगी उसको बार बार अंदर से जो पार्टिकल है वो बाहर निकालेंगे। खुरचना मतलब एक तरह से कहते हैं ना, अपन हाथ से किसी चीज को खुरचते हैं तो क्या होगा, तो पार्टिकल बाहर आता है ना, उसी तरीके से जो इसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर के अंदर पार्टिकल होते हैं सोइल के, वो उसको क्या करते हैं, खुरच उसके बाहर निकालते हैं, उसी को अपन स्कोरिंग कहते हैं। आई बात समझ में। और सिल्टिंग क्या कहेंगे, जो पार्टिकल जो है वो जमा हो रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सिल्टिंग, ठीक है। ये बात अपने को समझ आ गई। अब देखते हैं तो रेजिम चैनल क्या होगा, रेजिम चैनल होगा जो क्या होगा, तो कैनेडी ने क्या एज्यूम किया था कि अपने पास रेजिम चैनल होना चाहिए। अगर अपन डिजाइन कर रहे हैं किसी की तो क्या होना चाहिए, रेजिम चैनल होना चाहिए। तो रेजिम चैनल क्या होगा कि फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, यानी कि वो सिल्टिंग और स्कोरिंग से फ्री होना चाहिए। और इसमें ये भी इन्होंने कैटेगरी ने ये भी एज्यूम किया, एज्यूम दैट सोइल सेडिमेंट आर डिस्क्रीट एंड इनकोरेंट, यानी कि सोइल होगी सेडिमेंट की वो क्या होगी, डिस्क्रीट होनी चाहिए एंड इनकोरेंट होनी चाहिए। इनकोरेंट का मीन्स यानी कि वो कोहेसिव नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में, मतलब वो कोहेजन लेस होना चाहिए, यानी कि C बराबर 0 होना चाहिए उसका। आई बात समझ में, वो इनकोरेंट होगी। डिस्क्रीट मतलब उसका पार्टिकल है वो अलग अलग किसी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके ऊपर टकरा रहा तो ये डिस्क्रीट नहीं होगी। जब ये पार्टिकल डिफरेंटली जब सेडिमेंटेशन होंगे तो इसको अपन बोलेंगे डिस्क्रीट सेडिमेंट, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे डिस्क्रीट सेडिमेंटेशन। तो इसलिए इसने एज्यूम किया है दैट सोइल सेडिमेंट आर डिस्क्रीट एंड इनकोरेंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सेडिमेंट डिस्क्रीट और इनकोरेंट का मतलब समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ डिजाइन स्टेप्स। इन्होंने डिजाइन स्टेप्स दिए कुछ, वो क्या थे, इन्होंने बताया कि एज्यूम ट्रायल डेप्थ अपने को क्या है, एक तरह से सबसे पहले अपने को ट्रायल डेप्थ अपने को किसी चैनल की अपने को
माननी पड़ेगी। मान लिया मैं जब मानता हूँ कि मेरी कोई एक एज्यूम डेप्थ है, मैंने माना कि मेरी एज्यूम डेप्थ है वो y कितनी है y। अब ये y, इस y पे जो मेरी वेलोसिटी होगी, इस y पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो मैं मान लेता हूँ मेरी वेलोसिटी v नोट है, उसी को मैं क्या बोलूँगा क्रिटिकल वेलोसिटी। वही मेरी क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब उसने क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या कैसे डिफाइन किया, उन्होंने फॉर्मूला दिया कि क्रिटिकल जो वेलोसिटी होगी v नोट जो होगा वो होगा 0.55 m y की पावर 0.64। इन्होंने इस तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटी को बोल दिया कि क्रिटिकल वेलोसिटी ये होगी v नोट बराबर 0.55 m y की पावर 0.64। अब उन्होंने बोला m क्या है, m मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, m क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस पे एक्चुअल पार्टिकल और स्टैंडर्ड पार्टिकल। अब सोइल के कुछ जो पार्टिकल होते हैं, स्टैंडर्ड पार्टिकल होता है और एक्चुअल पार्टिकल होता है। स्टैंडर्ड वो पार्टिकल जो मतलब फ्रीली सस्पेंशन रहे, ना तो वो सेडिमेंट रहे और इजीली सेडिमेंट नहीं हो, और उस पर इतनी एनर्जी लगे वो सपोर्टिंग पावर को आसानी से कवर कर सके, तो वो तो स्टैंडर्ड पार्टिकल हो गए जो मतलब ज़्यादा सेडिमेंटेशन रहे। अगर स्टैंडर्ड पार्टिकल से एक्चुअल पार्टिकल की साइज कम होगी तो उनकी वैल्यू क्या होगी 0.721, m की वैल्यू क्या होगी 0.721। अब अगर एक्चुअल पार्टिकल होगी उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पार्टिकल से होगी, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे 1 to 1.2। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब स्टेप सेकंड में अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द चैनल फॉर गिवन डिस्चार्ज। फाइंड द एरिया ऑफ द, देखो इधर, फाइंड द एरिया ऑफ द चैनल फॉर गिवन डिस्चार्ज। मतलब जो अपने पास डिस्चार्ज गिवन है उस गिवन डिस्चार्ज में अपन क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर देंगे। तो एरिया का होगा एरिया बराबर q अपॉन a नोट। आया बात समझ में, q अपॉन a नोट यानी कि जो अपन ने जो एज्यूम किया है उसका एरिया क्या है। ठीक है ना, आया बात समझ में। ठीक है, सॉरी ये v नोट होगा, a नोट नहीं v नोट है ना, ये होगा v नोट। तो यहां से अपन एरिया फाइंड आउट कर देंगे चैनल का। अब सेकंड स्टेप थर्ड में आता फाइंड द चैनल डायमेंशन बाय अज्यूमिंग इट बी ट्रेपेजोइडल, यानी कि मैंने जो चैनल माना ट्रेपेजोइडल मान लिया, उसके बाद मतलब उन्होंने जो कहा कि मैं अगर हम ट्रेपेजोइडल चैनल मान लेते हैं तो डायमेंशन क्या होंगे। ठीक है, तो उसके मान लेता हूं मैं ट्रेपेजोइडल चैनल मान लेता हूं, उसकी जो स्लोप है वो क्या मानता हूं 1:0.5, 1 वर्टिकल होगा और h जो 0.5 है ओरिजेंटल होगा। अब मैं कह रहा हूं ये चैनल है मेरा, इस चैनल में इसकी विड्थ b, इसकी विड्थ है ये b, और इसकी हाइट जो है वो मैंने इसकी डेप्थ जो y मान ली। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस है ये क्या है ny है ना, और ये वाली भी क्या है ny। ठीक है, आई बात समझ में। ये स्लोप मेरा है n हॉरिजॉन्टल हो गया, n हॉरिजॉन्टल हो गया और 1 वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ny क्या है मेरी, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस और ये यहां डिस्टेंस, तो ये बीच में विड्थ है। अब मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो अपन समचतुर्भुज का जो एरिया होता है कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अपॉन 2 इनटू डेप्थ, तो b प्लस 2ny प्लस b बाई 2 इंटू y। तो ये एरिया फाइंड आउट अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया, और अब एरिया जो आ रहा है मेरे पास b प्लस ny इंटू y है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एरिया आएगा मेरे पास b प्लस ny इंटू y। उसके बाद अपन पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होगी ये b और ये ny, b प्लस ny ये हो गई, और ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी, तो ये अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो b प्लस 2y रूट 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है ना, आए बात समझ में। तो इस तरीके से अपन देखते हैं ना,
अब देखो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है। हाइड्रोलिक रेडियस होती है वेटेड एरिया अपॉन पेरीमीटर, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया मेरे पास आ गया, पेरीमीटर आ गया, तब हम लिख लेंगे तो अपने पास हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोलिक रेडियस। अब उसके बाद स्टेप 4 में फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी बाय यूजिंग चेजी एंड मैनिंग क्वेश्चन। अपन क्या करेंगे, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है वो फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास चेजी एंड मैनिंग इक्वेशन होती है। तो मैनिंग इक्वेशन जो है वो अपने पास क्या होती है, v बराबर 1/n इंटू r की पावर 2/3 इंटू s की पावर 1/2। r क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिक रेडियस, s क्या है, स्लोप। s जो मेरा चैनल का स्लोप है वो है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया मैनिंग इक्वेशन, ठीक है। n क्या है, n मैनिंग कांस्टेंट। और यहाँ पे ये चेजी इक्वेशन है, इसमें वेलोसिटी बराबर c इंटू रूट आर एस। c चेजी कांस्टेंट, r क्या हाइड्रोलिक रेडियस, s क्या है मेरा स्लोप, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, कैनेडी सजेस्ट करता है टू यूज ऑफ कटर इक्वेशन, कि अपने को हमेशा ज्यादातर कटर इक्वेशन यूज करनी है। तो ये कटर इक्वेशन अगर ये चेजी कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो कटर फॉर्मूला है वो ये है 23 + 1/n + 0.00155 अपॉन s 1 + 23 + 0.0015 अपॉन s, इसका मल्टीप्लाई में n अपॉन रूट आर, इसका होल मल्टीप्लाई में इंटू रूट आर एस। तो ये चीज होगी। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए ये सारी अपन कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद अपने पास जो क्या आ जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी। अब अगर एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आता है तो अपना जो अपन ने डेप्थ एज्यूम की है वो क्या है, बराबर है। अपन ने जो डेप्थ एज्यूम की है वो क्या है, बराबर है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी बराबर नहीं है तो अपने को इसको डेप्थ को देखना पड़ेगा, इसकी डेप्थ को कम कर देना पड़ेगा, ठीक है। इससे अपन फाइंड आउट करेंगे, पता चलेगा कि वेलोसिटी कम है या ज्यादा है, ठीक है। मतलब अपने को जो भी डेप्थ एज्यूम कर रहे हैं उस डेप्थ पे जो एक्चुअल वेलोसिटी है और क्रिटिकल वेलोसिटी है दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। आई बात समझ में। इससे अपने को डिजाइन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक ये बात नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसमें स्टेप 5 है, अपने को चेक करना है if actual velocity v is equal to critical velocity, ठीक है। if actual velocity v और critical velocity v नॉट अगर ये इक्वल है तो क्या है, हेंस ओके, डिजाइन सही है, हेंस ओके। अदरवाइज repeat the calculation for the new traveler, 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 for the new traveler
है, ये अपन ट्रायल लेंथ कैसे एज्यूम करेंगे, वो है अगर Q मेरा 0 से 20 है तो मैं जो ट्रायल लेंथ है वो क्या करूँगा 1 एज्यूम करूँगा। अगर डिस्चार्ज मेरा 0 से 20 है, अगर 20 से 40 है तो मैं ट्रायल लेंथ कितनी एज्यूम करूँगा 2। ठीक है, ये आपको गाइडलाइन दी नहीं गई है, लेकिन ये एक तरह से अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको ऐसे अगर बता दें कि पहले ज़्यादा आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डिस्चार्ज 0 से 20 है तो मेरे को 1 ट्रायल माननी पड़ेगी, अगर 20 से 40 है तो मेरे को क्या माननी पड़ेगी 2, और अगर 40 से 80 है, 40 से 80 है तो मैं एज्यूमिंग डेप्थ कितनी मानूंगा 2.5, और 80 से 100 है तो ये मानूंगा 3, ग्रेटर देन 100 है तो ये मानूंगा 3.5। ठीक है, और अगर कोई अपने पास क्या है एक तरह से एक चैनल बॉटम slope is not given, intuition it can be taken as 1/3500 to 1/5000। ठीक है ना, अगर अपने को स्लोप अपने को गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो अपन ये स्लोप ले सकते हैं 1/3500 अपॉन से 1/5000, इसके बीच में अपन स्लोप लेंगे। ठीक है तो 1 ये दोनों एम के बीच में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैनी इनर्स गिवन देन फॉलोइंग रूल्स आर। तो ठीक है, इतना हो गया। अब अपन देखते हैं लिमिटेशन कैनेडी थ्योरी की क्या होती है। तो ये समझ में आया क्या आपको? इसमें कुछ नहीं है कि अपने को गाइडलाइन दे रखी होगी, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन में अपने को दे रखता है या ट्रायल लेफ्ट अपने को बार बार रीडिजाइन करनी पड़ेगी तो अपने को ज्यादातर सबसे पहले ट्रायल लेफ्ट यही देगी डायरेक्टली, तो क्या है सीधा ही करेक्ट हो जाएगा। वापस ऐसा नहीं कि अपने को रीडिजाइन करना पड़ेगा अपन लेफ्ट अलग हो गए। तो अपन देख लेंगे डिस्चार्ज क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में डिस्चार्ज ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये डेप्थ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे। अगर स्लोप गिवन नहीं है तो ये स्लोप ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों या इनके बीच में आएगा समझ में। अब अपन देखते हैं अब इसकी कमियां क्या है। लिमिटेशन ऑफ कैनेडी थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कैनेडी
आर जनरेटेड अकॉर्डिंग टू कैनेडी, eddies generated from channel bottom but in real practice eddies are generated from both sides. ठीक है। अब जो कैनेडियंस कह रहे हैं कि जो अपनी एडीज जो जनरेट होती है वो ओनली फॉर बॉटम से होती है, जबकि अपन रियल में देखते हैं तो एडीज जो है वो बोथ साइड है, बॉटम में भी और साइड में भी, यहाँ पे भी एडीज जनरेट होती है, यहाँ पे भी। तो इसलिए ये एक इसका वीक पॉइंट था इनका कैनेडियंस का। सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो is the velocity of critical या फिर velocity of the value of V naught value of m, where the critical ratio is arbitrarily released to the silk grade without any proper relationship, is arbitrarily related to the silk grade, without any proper relationship। ठीक है। जो वैल्यू होती है m की जो है इन्होंने आर्बिट्ररी रिलीज कर दी, कैंडिडेट ने बोल दिया कि यही रेट करनी है। अब उसने जो कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं है, विदाउट प्रॉपर रिलेशन के इन्होंने रख दी, तो ये इनका वीक पॉइंट था। ठीक है। उसके बाद और थर्ड पॉइंट है दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, he has now given in his own equation for finding the active velocity in the channel, but has used J.B. Manning equation. Therefore, all the equations of J.B. and Manning theory become the मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं, वेलोसिटी जो फाइंड आउट करने के लिए वो J.B. और Manning की J.B. एंड मैनिंग के लिए बोल दिया मैंने क्या कहा कि जो वेलोसिटी होगी वो चेजिंग और मैनिंग कांस्टेंट के लिए होगी। तो अब जो चेजिंग और मैनिंग जो थी उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किए होंगे, तो वो उन्होंने भी एजम्पशन लिए होंगे, तो सारे के सारे एजम्पशन है वो इस थ्योरी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो एक तरह से ये डिसएडवांटेज है ना इसका, तो मतलब चेजिंग एंड मैनिंग ने अलग तरह से उन्होंने मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट किए, तो इसलिए इन्होंने कुछ मतलब रिलेशन नहीं दिए, तो इन्होंने डायरेक्टली वेलोसिटी जो है चेजिंग एंड मैनिंग कांस्टेंट के लिए की तरह उन्होंने फाइंड कर ली और बस उन्होंने कहा यही है, इससे वेलोसिटी
निकाल दो, अगर बराबर आ जाए ठीक है। तो ये इनका वीक पॉइंट था। तो वेलोसिटी क्या थी, चेजी एंड कांस्टेंट मैनिंग फॉर्मूला था ना, चेजी एंड मैनिंग फॉर्मूला, ये मैं समझा रहा हूँ, पॉइंट लिख लेना। जो वेलोसिटी है वो चेजी एंड मैनिंग फॉर्मूले के थ्रू थी, इसलिए जो इनके जो एजम्पशन है, इनके जो एजम्पशन है वही एजम्पशन किसमें, इनके जो एजम्पशन है वो यूज किसमें होंगे, इस कैनेडी इक्वेशन में, सॉरी कैनेडी डिजाइन में, ठीक है ना। तो चेजी और कैनेडी के जो एजम्पशन थे वही किसमें, कैनेडी और डिजाइन थे। ये क्या है एडवांटेज था इसका, डिसएडवांटेज था सॉरी, ये भी एक तरह से एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज था, इसलिए इसको मतलब फिर ड्रॉ डाउन कर दिया। और फोर्थ कंडीशन की फोर्थ पॉइंट क्या था, ही हैज नॉट गिवन एनी फॉर्मूला और रिलेशनशिप for finding the channel bottom and slope. चैनल बॉटम स्लोप, ठीक है ना, बॉटम स्लोप है, मतलब इन्होंने कोई फॉर्मूला और रिलेशन नहीं दिया किसमें, चैनल बॉटम स्लोप फाइंड आउट करने में, ठीक है। और क्या था, ये नो टेकन इनटू he has not taken into consideration self concentration and bad load। इन्होंने मतलब कंसिडरेशन नहीं किया किसका, सेल्फ कंसंट्रेशन का और बेड लोड का। सेल्फ कंसंट्रेशन एंड बेड लोड का जो है, इन्होंने सेल्फ कंसंट्रेशन एंड बेड लोड का जो है इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है ना। तो ये इसकी वीक पॉइंट हो गए, ही इज नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंट टू विड्थ बाय डेप्थ रेशियो, और उन्होंने विड्थ और डेप्थ रेशियो जो है इसको इंपॉर्टेंट नहीं दिया, ठीक है, विड्थ और डेप्थ रेशियो को भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया। तो ये इनके सब क्या थे, जो लिमिटेशन थी, मतलब इन्हीं के वीक पॉइंट के कारण इनका, इनकी जो थ्योरी है वो फिर रीडिजाइन हुई किसके द्वारा, लेसी के द्वारा। फिर लेसी ने नई डिजाइन दी और उनके जो लिमिटेशन है उनको कम करते हुए अच्छी थ्योरी दी। तो उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। सभी एंजॉय करो आराम से दिवाली का, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।